हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम एक नए एस्पेक्ट पर अपने कुछ टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं। और ये जो हमारे एस्पेक्ट हैं, ये हमारे स्टैटिस्टिक्स के एक बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। और इन टॉपिक्स के द्वारा ही हमारी स्टैटिस्टिक्स की जो इम्पोर्टेंस होती है, ये टॉपिक है हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के बारे में। ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस क्या होता है? जैसे इसका नाम आपको दिखाता है, इन्फरेंस, और उसको हम स्टैटिस्टिकल तरीके से निकालते हैं। अर्थात आपने कभी सोचा है कि हमारी स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होता है? मूलभूत इस स्टैटिस्टिक्स का मूलभूत कार्य इतना ही तो होता है कि अगर मुझे कोई भी एक प्रोसेस हो रही है, कोई एक कार्य हो रहा है, उनके उनके उस कार्य के बीच में भिन्न भिन्न प्रकार के जो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में किस तरह का संबंध है, उसको निकाला जाए। और उस संबंध की बेसिस पर हम उसमें से क्या क्या आउटकम्स निकाल रहे हैं, क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, उनकी बात करें। और जो भी हमारे यहाँ से कंक्लूजन्स आते हैं, उनको हम एक पूरी पॉपुलेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही खास बात समझने वाली है कि जो हम अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं, वह हमें एक छोटे से सैंपल के ऊपर निकालते हैं। लेकिन जब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन पे करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था एक बार कि अगर कोई हमारी एक नई दवा आती है, और सपोज दवा का कहना है कि हम अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर अगर ऊपर हो गया, हाई हो गया है, तो उसको सपोज कि 3 घंटे में उसको नॉर्मल कर सकती है। और सपोज ऐसा है कि एक कोई पहले भी दवा होती थी जो शायद 5 या 6 घंटे में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती थी। अब एक सवाल आता है कि इस दवा को कैसे देखा जाए कि ये हमारी दवा सच में इफेक्टिव है। और अगर हमारी दवा इफेक्टिव होगी तो उसको इस विश्व में कितने भी इंसान हैं, सबके ऊपर डॉक्टर उसको आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर एक इंसान को जिसको ब्लड प्रेशर की दवा की आवश्यकता है, वो पहली वाली दवा की जगह ये जो नई वाली दवा है उसको दे सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले उन इंसानों को जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको हम इकट्ठा करते हैं। और ये जो इकट्ठा करते हैं, ये कुछ ही लोगों को करते हैं जिनको बोलते हैं सैंपल। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट तो कहीं कुछ ही जगह पर होता है। वहाँ पर उन लोगों को इकट्ठा किया जाता है, कुछ लोगों को जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, और उनको वो दवा दी जाती है। और उसके बाद उस दवा का जो असर देखा जाता है, असर कैसे देखा जाता है? हम ये देखते हैं कि दवा को खाने के बाद कितने समय में उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रैंडम वेरिएबल क्या हो गया कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में लगा हुआ है समय। और उसके ऊपर हम कुछ उनका डेटा लेते हैं कि किसी इंसान का ब्लड प्रेशर 2 घंटे में कम हो गया, किसी का 2.5 घंटे में कम हो गया, किसी का 3 घंटे में कम हो गया, किसी का 3.5 घंटे में कम हो गया, इत्यादि। और फिर ये जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आती हैं, इनके अंदर मुझे कुछ अपने स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स होते हैं उनको लगाना पड़ता है। और यह टूल हमको ये बताते हैं कि ये दवा हमारी इफेक्टिव हो सकती है या नहीं। और जो हमारे टूल्स भी होते हैं, वह क्या करते हैं, वो इसी सैंपल ऑफ डेटा की बेसिस पर, जो हमारा डेटा का छोटा सा सैंपल आया है, उसकी बेसिस पर कुछ एक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और हमको ये नियम बनाना पड़ता है कि वह जो वैल्यू आई है, वह वैल्यू सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो हमको स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से ये इंश्योर करना पड़ता है कि ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू सही है। और उसकी बेसिस पर जो हमको आगे के अपने सांख्यिकी के जो भी अपने कंक्लूजन्स लेने हैं, वो भी हम सही तरीके से ले रहे हैं। जिस प्रकार से एक अगर कोई एक्सरे या ईसीजी या ईजी की रिपोर्ट आती है, वो एक हमारा पिक्चर होता है, ग्राफिक होता है। और
या जो हमारी एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है, तो अगर आप भिन्न-भिन्न डॉक्टर्स के पास जाएँगे तो हो सकता है कि अलग-अलग डॉक्टर उसमें से अलग-अलग कंक्लूजन निकालें। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो हमारे वैल्यू आई हैं या जो हमारे ग्राफिक्स आए हैं, उसकी बेसिस पे हमने जो कंक्लूजन निकाला है वह सही होना चाहिए। तो अब समस्या ये है कि इस कार्य को कैसे किया जाए? जो हमारा डेटा कलेक्शन का कार्य होता है, उसके लिए हमारे पास एक सांख्यिकी में हमारे टेक्निक्स होती हैं, सैंपलिंग टेक्निक। सैंपलिंग के द्वारा हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा डेटा हमने सैंपल में लिया है या मैंने जिस प्रकार से सैंपल को कलेक्ट किया है, वो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर मुझे अपने ब्लड प्रेशर की दवा को टेस्ट करना है, तो हम अपने सैंपल में उन्हीं लोगों को तो लेंगे जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है। और अगर हम सैंपल में ऐसे लोगों को ले लें जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या ही नहीं है और हम उनको अगर दवा देंगे, तो शायद हमारे स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन ठीक ना हो। तो इसलिए सबसे पहले तो कार्य यही होता है कि सैंपल को कैसे लिया जाए। और सैंपल को लेने के लिए हमारे पास जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन होती है, उसके हमारे भिन्न-भिन्न प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम एक अपना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कैसे निकालें, इसके बारे में हमारी बहुत सारी सैंपलिंग मेथोडोलॉजीज़ होती हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी हो सकती है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग भी हो सकती है, क्लस्टर सैंपलिंग भी हो सकती है, डबल सैंपलिंग भी हो सकती है, इत्यादि। लेकिन इन सैंपलिंग मेथोडोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। हम तो ये एज्यूम करेंगे कि आपने कोई भी सैंपलिंग मेथोडोलॉजी लगाई है और उसके बाद में आपने एक अच्छा-सा सैंपल, जो एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, जो हमारे उस पॉपुलेशन के अंदर छुपी हुई सारी क्वालिटीज़ को अपने सैंपल के द्वारा मुझे दिखाने की कोशिश करा, ऐसा सैंपल आपके पास आ गया है। अब इस सैंपल के ऊपर जो भी हमको स्टैटिस्टिकल टूल लगाने हैं, वो टूल्स भी हमारे कुछ अजम्पशंस के अंदर तैयार किए गए होते हैं। तो उसके द्वारा अगर मुझे कंक्लूजन लेना अगर है, तो मुझको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जिस प्रकार से मैंने सैंपलिंग करके डेटा निकाला है, वह डेटा हमारे उन अजम्पशंस को भी वेरीफाई कर रहा है, उन अजम्पशंस का पालन कर रहा है। क्योंकि अगर ये अजम्पशंस हमारे वायलेट हो जाएँगे, तो हमारे आगे आने वाले स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन हमारे सारे गलत हो सकते हैं। तो ये हम अपनी सैंपलिंग थ्योरी के अंदर हमारे पास बहुत सारे सैंपलिंग के मेथड्स होते हैं, उनको हम चूज़ करते हैं और उसके द्वारा हम एक अच्छा-सा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालते हैं। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। अब उस सैंपल के अंदर मुझे कौन-सा स्टैटिस्टिकल टूल लगाना है या मुझे फैसला करना है, उस टूल्स का हमको डेवलपमेंट करना है और उस टूल के द्वारा जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उससे हमको सही कंक्लूजन निकालना है, उसका हमारा नियम क्या होगा। ये कार्य हम आज से करने जा रहे हैं। और ये जो हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, उसको अगर हम ब्रॉडली कहें तो ये हमारा स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस होता है और स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के अंदर बहुत सारे हमारे टॉपिक्स आते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अगले कई लेक्चर्स में जो भी हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के टॉपिक जिनका हमको मल्टीवेरिएट प्रोसीजर में कार्य पड़ता है, उनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको मल्टीवेरिएट प्रोसीजर के लिए स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालने के कौन-कौन से तरीके होते हैं, उन्हीं की तो बात करनी है। तो उसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम अपने जो भी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भाषा में हम बात करना चाहते हैं, वही भाषा आपको भी समझना पड़ेगा। तो हम किस भाषा में बात करने वाले हैं, उसके बारे में आज इस लेक्चर में हम आपको ब्रीफली बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स के बारे में एक साथ बताने की कोशिश करेंगे। और इस लेक्चर के बाद में हमारी और आपकी जो भाषा है, वो हमारी एक सांख्यिकी के लेवल पर आ जाएगी और हम लोग आपस में एक दूसरे की टर्मिनोलॉजी को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और आगे जब हम अपने भिन्न-भिन्न प्रकार के टूल्स का डेवलपमेंट करेंगे, तो उनको समझना और उनका इम्प्लीमेंटेशन करना हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए हम इस लेक्चर में अपने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के जो खास 2 टॉपिक हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन, उनकी बात करेंगे। और बेसिकली आप अगर ये देखेंगे कि हमारे पास सैंपल पहले से आ गया है, अब उसके अंदर अगर हम अपने एक किसी पैरामीटर को एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो उसको हम किसी पॉइंट पे भी कर सकते हैं और किसी इंटरवल के बीच में भी कर सकते हैं।
उसको किस प्रकार से किया जाए। अब पहला सवाल तो यही आता है कि पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन क्या होते हैं? तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम आपसे कहें कि आपको अपने घर से अपने कॉलेज जाने में कितना समय लगता है और इसका मुझे आप एक नंबर बताइए, तो आप क्या करोगे? आप कुछ दिनों के लिए रोज़ अपने घर से कॉलेज जाओगे और जितना भी आपको समय लगेगा वो आप उसको नोट करोगे। आपने एक दिन लगाया 15 मिनट, एक दिन 18 मिनट, एक दिन 12 मिनट, एक दिन 14 मिनट इत्यादि करके। और फिर इन सारी वैल्यूज़ की बेसिस पर हम उदाहरण के लिए कहें कि आपने हमको इनका अरिथमेटिक मीन निकाल दिया और आपने कहा कि हमको अपने घर से कॉलेज आने में अंदाज़न 15 मिनट का समय लगता है। तो ये 15 मिनट क्या हो गया? ये हमारी एक वैल्यू हो गई। और इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी है। आपने इन्हीं वैल्यूज़ की बेसिस पर हमको यह बताया कि आपको अपने घर से कॉलेज आने में 12 से 17 मिनट का समय लगता है। तो ये क्या हो गया? आपने मुझको 2 वैल्यू बताई, 12 मिनट और 17 मिनट। तो ये हमारा एक इंटरवल के फॉर्म में हो गया। अर्थात आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि आप अगर हमारे घर से कॉलेज आओगे तो आपको 12 मिनट और 17 मिनट के बीच में कोई भी समय लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमने अपने उस समय को जो हमको घर से कॉलेज आने में लगता है, उसको मैंने एक इंटरवल फॉर्म के द्वारा आपको बताने की कोशिश करी। तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स में हमारा यही बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है उसका हमारा एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, उसके हमारे भिन्न-भिन्न पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स हमको अननोन होते हैं और जब तक कि हम उन पैरामीटर्स को अगर हम अपने सैंपल की बेसिस पर उनकी वैल्यू को नहीं पता करेंगे, अर्थात हम उनका एस्टिमेशन नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट? और जैसा कि आपने देखा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारे 2 पैरामीटर होते हैं, एक मीन और एक दूसरा वेरिएंस, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। अगर हम उनको अपनी सैंपल की बेसिस पर अगर उनकी वैल्यू अगर हम निकाल लें, तो मुझे उस पॉपुलेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है कि जो भी हमारा सैंपल आया है, उसके वो जिस पॉपुलेशन से आया है, उस पॉपुलेशन का मीन क्या है, उस पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या है और उसकी भिन्न-भिन्न प्रकार की जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हम निकाल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं एस्टिमेशन। लेकिन इस एस्टिमेशन को समझने के लिए उसके पहले जो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको समझना आवश्यक है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको पहले कि ये हमारे पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक्स हैं और हम अपने स्टैटिस्टिक्स में इसको काफ़ी डिटेल में करते हैं जो हमारे प्योर मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन हम इस कोर्स में आपको खाली उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका हमको आगे आने वाले लेक्चर्स में काम पड़ने वाला है और हम यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही डिस्कशन करेंगे जितने में हमारा काम बन जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है। डेफिनेटली हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप एक बार स्टैटिस्टिक्स की किताब को उठा करके आप इन टॉपिक्स को एक बार थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा। जब आप उन टॉपिक्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए आगे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के जो टॉपिक्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में कि हम आपको कुछ एलिमेंट्री टॉपिक यहाँ पे बता सकें, हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में के अंदर पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन से संबंधित हमारी क्या-क्या डेफिनेशंस हैं और उनके क्या-क्या कॉन्सेप्ट हैं और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट, तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की हमको आवश्यकता क्या पड़ती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक्स हमारे जो भी हमारा ऑब्जर्व डेटा है उसकी बेसिस पर हमारे जो कंक्लूजन्स होते हैं, जो हम डेटा का सैंपल निकालते हैं उसकी बेसिस पे हम अपने स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में हम स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं। और एक ख़ास बात ये है कि जो भी हम अपने कंक्लूजन्स एक छोटे से सैंपल की बेसिस पर निकालते हैं, वो हमारे जो कंक्लूजन्स हैं, वो हमारी पूरी पॉपुलेशन के लिए भी वैलिड होते हैं, राइट? ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने छोटे से सैंपल, एक हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और मैंने छोटे से सैंपल से मैंने अपना एक कुछ यहाँ पे कंक्लूजन निकाल लिया और ये हमारा इस पूरी पॉपुलेशन के लिए हमारा ये वैलिड होगा। ये बहुत ख़ास बात है। तो इसीलिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि हमको जो अपना सैंपल निकालना है किस प्रकार से निकालना है। जो सैंपल हमारा है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमको एक कोई भी
उपयुक्त सैम्पलिंग स्कीम को लगाना पड़ेगा और अपने उसके द्वारा हमको अपनी पॉपुलेशन से अपने उस सैंपल को निकालना पड़ेगा और उस सैंपल के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ आई हैं उनकी हमको एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद में हम उसमें से जो भी स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को इस्तेमाल करते हुए जो अपना कंक्लूजन निकालेंगे वो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी पूरी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर भी वैलिड रहेगा। कि अगर हम कहते हैं कि हमने अपने सैंपल की बेसिस पे ये निकाला है कि जो ब्लड प्रेशर की दवा है ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ब्लड प्रेशर करने में सहायता करती है और ये इफ़ेक्टिव है, तो ठीक है, हमने अपना कंक्लूजन तो एक छोटे से सैंपल की बेसिस पर निकाला है, लेकिन वो हमारे विश्व के सारे इंसान हैं, उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम वो ब्लड प्रेशर की दवा खाली इंडिया में लोगों को दे सकते और अमेरिका में नहीं दे सकते हैं, या हम अमेरिका में दे सकते हैं तो उसको हम जर्मनी में नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह के लोगों का ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी। राइट। सवाल ये आता है कि जो भी हमारी पॉपुलेशन के अंदर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको किस प्रकार से दिखाया जाए, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट स्टैटिस्टिक्स में है। जब तक कि हम चीज़ों को एक गणित के माध्यम से नहीं दिखा पाएंगे हम उसकी एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो आपने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ के रखा हुआ है। तो हम अपने प्रोसेस में, हम अपने फिनोमेना में जिस एस्पेक्ट को हम स्टडी करना चाहते हैं और उसको स्टडी करने के लिए हमको जो अपने स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन निकालने हैं, उससे संबंधित जो भी हमको डेटा कलेक्ट करना है और वह डेटा हमारा किस एस्पेक्ट पर कलेक्ट होगा, उसके अनुसार हम एक रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और साथ में हम उस रैंडम वेरिएबल का एक कोई सुटेबल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारी पॉपुलेशन के अंदर वो प्रोसेस हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, उसका एक मैथमेटिकल फंक्शन क्या हो सकता है। और उसको करने के बाद में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारी प्रोसेस है वो हमारे उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के द्वारा उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है और उसके ऊपर हम जब उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे आगे की एनालिसिस करेंगे तो हम ये मानते हैं कि वो हमको उस पॉपुलेशन के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल करके देगी। ओके। अब सवाल ये आता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो हमने मान लिया या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को हमने एज्यूम कर लिया, लेकिन और उसकी बेसिस पे हमारे पास डेटा भी आ गया, लेकिन उस डेटा के ऊपर हमको कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल भी लगाना है। और स्टैटिस्टिक्स के पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन आपको ये चुनाव करना पड़ता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसकी बेसिस पे आपने जिस प्रकार का डेटा लिया हुआ है उससे सही तरीके से स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालने के लिए आपको किस प्रकार का टूल लगाना है। और हम जो भी टूल लगाएंगे उसके लिए हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स के अजम्पशंस होते हैं जिसके अंतर्गत हम अपने टूल्स को डेवलप करते हैं। और जब भी हम कभी डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है, यह अजम्पशंस भी हमारे डेटा कलेक्शन के अंदर सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशन आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और साथ में इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो ये हमारा एक एजम्पशन होगा थ्योरी में और उसके अंदर हम अपने स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको यह भी इंश्योर करना बहुत आवश्यक है कि जो हमारे ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं वो भी हमारे आइडेंटिकली और इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिकल मतलब कि जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं वह सारे के सारे एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हैं। तो उसके लिए हमको ये एश्योर करना पड़ेगा कि जहाँ-जहाँ से हमने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं वहाँ पे हमारी उसी तरह की कंडीशंस हैं। और जब हम आइडेंटिकली की बात करते हैं तो हमको ये एश्योर करना पड़ेगा कि हम अपने जो भी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम सैंपल को निकाल रहे हैं, उसमें से हर एक ऑब्जर्वेशन को ऐसे निकाला गया है कि हर एक ऑब्जर्वेशन के बाहर निकलने की जो प्रोबेबिलिटी बराबर है और एक ऑब्जर्वेशन के बाहर आने से किसी अगले ऑब्जर्वेशन पे उसका कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, यही कारण तो हम अपने भिन्न-भिन्न प्रकार की जो सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं उसके अंदर सिखाते हैं, पढ़ते हैं। राइट। अब सबसे बड़ी बात आती है हमारे लिए, सबसे मूलभूत परिभाषा होती है सैंपल की। राइट। ये हमारा सैंपल क्या होता है और उस सैंपल से संबंधित हम किस प्रकार के एजम्पशन लेते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। राइट। तो अगर हम कहें कि हमारे पास कोई n रैंडम वेरिएबल्स हैं x1, x2, xn के द्वारा जिनको मैंने दिखाया है और ये हम मानते हैं कि वो हमारे इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
इसका क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऑब्जर्वेशन के निकलने या नहीं निकलने से किसी बाकी ऑब्जर्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन साथ में इसकी अपनी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि अगर हम अपने किसी जॉइंट प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी फंक्शन को अगर हम उसके मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी फंक्शन के प्रोडक्ट के द्वारा अगर इंडिकेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे रैंडम वेरिएबल्स हमारे इंडिपेंडेंट हैं, राइट। और उसी तरीके से जब हम आइडेंटिकली की बात करते हैं, तो आइडेंटिकल माने ये होता है कि हर एक वेरिएबल का जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा सेम है, राइट। क्योंकि कैसे कि अगर हम कहें कि हमारा x1 x2 xn, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन हमारे किसी नॉर्मल पॉपुलेशन जहाँ पर म्यू की वैल्यू हमारी है सपोज 20 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमारी है 10, वहाँ से आ रहे हैं। तो सारे जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस आएंगे वो हमारी एक ही पॉपुलेशन से आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकली। और इसीलिए आप देखोगे कि हम ये वाला वर्ड बहुत बार इस्तेमाल करेंगे, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसी को हम छोटे फॉर्मूले देते हैं IID। ये आई का पहला आई है इंडिपेंडेंट, दूसरा आई है आइडेंटिकल, और डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो अगर हमारे पास x1 x2 xn हमारे NID रैंडम वेरिएबल्स हैं, देन ये जो हमारे रैंडम वेरिएबल्स होते हैं ये हमारा एक स्मॉल n साइज़ का रैंडम सैंपल को क्रिएट करते हैं, और इनका हमारा जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा कैपिटल F होता है, राइट। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन F है, ये हमारे रैंडम वेरिएबल्स का जो पॉपुलेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिफाइन करता है। तो आपको ये बात ऑब्जर्व करनी है कि आप निकाल तो रहे हो सैंपल, लेकिन आपके जो एजम्पशंस हैं वो आपके पूरी पॉपुलेशन के बारे में होते हैं, राइट। और जो भी हम अपना सैंपल भी निकाल रहे हैं वो हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन F से निकाल रहे हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ इस कैपिटल F के अंदर होंगी, वही प्रॉपर्टीज़ तो हमारे उस सैंपल के अंदर भी होना चाहिए। जैसे अगर हम बहुत छोटा सा उदाहरण लें, बहुत ही क्रूड एग्जांपल है ये, कि आपने देखा है कि अगर हमको कोई चावल का हमारा एक बैग है इतना बड़ा, जिसके अंदर सपोज़ कि हमारे पास 100 किलो चावल रखा हुआ है। अब हमको ये पता करना है कि इस चावल की क्वालिटी कैसी है। तो हम क्या करते हैं कि जो इस हमारे 100 केजी का जो बैग होता है, इसमें से हमारे पास एक इस तरीके का एक इक्विपमेंट होता है, और ये हमारा पाइप होता है। तो हम इसका ये वाला जो एरिया है, ये जो स्क्रा है, इसको हम इस बैग के अंदर डालते हैं, और थोड़े से मुश्किल से 20-25 से चावल के दाने हमारे हाथ में आ जाते हैं, और हम उस चावल के दानों को अपने हाथ में लेकर के उसकी एनालिसिस करते हैं। और उसकी एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे सारे के सारे दाने अच्छे आ गए, तो हम ये मानते हैं कि जो 100 किलो चावल का हमारा बैग है उसके अंदर भी हमारे चावल के सारे दाने अच्छे होंगे। और अगर हमारे पास ऐसा आता है कि सपोज़ कि 25 में से 5 दाने कुछ ऐसे हैं जो ख़राब है, तो हम ये मोटा-मोटा मान लेते हैं कि 20% हमारा जो चावल शायद इस बोरे में अच्छा नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने मात्र 25 दाने चावल के, जो शायद मुश्किल से 10 ग्राम भी ना हो शायद, उसकी बेसिस पर हम 100 किलो की पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंस निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी इस बोरे में से सैंपल निकाला है, वो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। अर्थात उस चावल के बोरे के अंदर जो भी चावल की हमारी क्वालिटीज़ हैं कि कितना चावल अच्छा है, कितना चावल ख़राब है, कितना चावल समूचा है, कितना चावल टूटा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उस बैग के अंदर है, वो हमारी सैंपल के अंदर भी रिप्रेजेंट हो सकती है। इसीलिए हम ये हरदम एज्यूम करते हैं कि जो भी हमने सैंपल निकाला है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस पॉपुलेशन के अंदर छुपी हुई हैं, वो हमारे उस सैंपल के अंदर भी अवेलेबल हैं, राइट। अब दूसरा एक हमारा एस्पेक्ट आता है कि हमको अपने ये स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालने की क्या आवश्यकता है, राइट। तो देखिए, ये तो जैसा मैंने बताया था आपको, ये तो हमारा एक मूलभूत कार्य है जो हम अपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर करते हैं। तो हम अपने भिन्न-भिन्न तरीके के जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं, और अपने इस सैंपल के बेसिस पर उस पॉपुलेशन के बारे में
कुछ जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो छोटे से सैंपल की बेसिस पे जब हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में अपना इन्फ्रेंस निकालते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट तरीके की जो हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स हैं, एनालिटिकल मेथड्स हैं, सभी को लगाते हैं, राइट। तो ये जो हमारे स्टैटिस्टिक्स का एस्पेक्ट होता है, इसको हम जनरली कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, राइट। ये हमारा उसका एक ब्रॉडर नाम है। और स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के अंदर हमारे पास बहुत प्रकार की टेक्निक्स आती हैं जिनका हम उपयोग सैंपल में से अपने इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल करके कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। अब जब भी देखिए आप अगर इस तरीके का कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ अनसर्टेनिटी तो होगी। जैसे कि मैंने आपसे अभी ये वाला जो उदाहरण लिया है, जहाँ पर हमारे पास एक 100 किलो का चावल का एक हमारा बैग है। अगर आप यहाँ से सैंपल अगर आप इस जगह से निकालते हैं, 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 और आप अगर मान लीजिए आप अगर उस चावल के बोरे में से 10 जगह से आप अगर 25-25 दाने का सैंपल निकालते हैं, कि आपको क्या उम्मीद है कि हर सैंपल का क्या एग्जैक्टली सेम आएगा? नहीं, उसके अंदर छोटा मोटा वेरिएशन हो सकता है। कहीं पे 25 दानों में से हो सकता है कि 5 दाने खराब हों, कहीं पे 6 दाने खराब हों, और कहीं पे 8 दाने खराब हों, कहीं पे 2 दाने खराब हों। उसी प्रकार से हम जब एक रियल लाइफ में जो भी कोई कुछ अपना एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो उसके अंदर जो भी हमारा हम डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर कुछ तो अनसर्टेनिटी होती है, राइट। तो हम जो भी अपने इस डेटा की बेसिस पर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो हमारी एक अनसर्टेनिटी होती है, और ये मुझको पहले से फिक्स करना पड़ता है कि हम किस लेवल की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। और उसकी बेसिस पे हम अपने जो भी हमारी एक प्रोसेस है, जो एक रैंडम प्रोसेस है कि जिसके द्वारा हमारा डेटा जनरेट हो रहा है, उसके बारे में हम अपने स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि मैंने अपने 10 जानने वालों से पूछा कि आपको अपने घर से कॉलेज आने में कितना समय लगता है, और सपोज़ कि हमारे वो सारे के सारे जानने वाले एक ही हॉस्टल में रहते हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो सभी लोग एक जगह से अगली जगह जब जाते हैं तो दोनों की जगह एक सी हैं। लेकिन फिर भी एक कोई अगर हम उनका अरिथमेटिक मीन भी निकालें, तो और हर स्टूडेंट अगर मान लीजिए हॉस्टल से 10 दिनों तक अपना डेटा लेता है और उसकी बेसिस पर अगर अरिथमेटिक मीन भी निकलता है, तो उस अरिथमेटिक मीन में किसी का मीन 10 मिनट आएगा, किसी का 11 मिनट आएगा, किसी का 12 मिनट आएगा, किसी का 9 मिनट आएगा। तो कुछ ना कुछ तो देखिए रैंडम वेरिएशन होगा ही। तो जब भी हम कभी रैंडम सैंपल की बेसिस पर अपने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की निकालने की बात करेंगे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रैंडमनेस होगी, और उस रैंडमनेस को कंट्रोल करने के लिए हमको ये बताना पड़ेगा कि हम किस लेवल की रैंडमनेस को हम को अफोर्ड कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे जो भी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस आते हैं, वो एक गिवन अनसर्टेनिटी लेवल पर ही हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और जो भी हमारी कंक्लूजन्स आते हैं उनके अंदर एक प्री स्पेसिफाइड अनसर्टेनिटी लेवल होता है, राइट। जैसे कि अगर हम आपको अपना इस स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस में एक हमारा जो एस्पेक्ट होता है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, उसकी बात अगर करते हैं, तो यह कुछ उस तरीके की है, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एज्यूम किया है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जो भी हमारे पैरामीटर्स होते हैं, वो हमको उनकी वैल्यू मुझको अननोन होती है, लेकिन अगर ये वैल्यू पता चल जाती है, देन हमको उस पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो उन पैरामीटर्स को हम जब एस्टिमेट करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स, राइट। तो एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स का अगर हम आपको एक छोटा सा उदाहरण लें, तो वही उदाहरण है जो आपको मैंने पहले भी लिया हुआ है, कि अगर मेरे को ये पता करना है कि कोई हमारी नई मेडिसिन है, वो हमारे इंसानों का जो बॉडी टेम्परेचर है, बुखार को कंट्रोल कर सकती है कि नहीं कर सकती है, राइट। तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और जिन लोगों को फीवर था, बुखार था, उनको हमने दवा दी, और उस दवा के द्वारा कितने समय में उनका टेम्परेचर कम हो गया, ये मैंने डेटा कलेक्ट किया, राइट। तो यह डेटा मैंने कहाँ पे कलेक्ट किया है? जिन लोगों को मैंने सेलेक्ट किया है, उनके ऊपर। अब डेफिनेटली क्या बोलते हैं कि अगर हम ऐसा कहें कि हमारे पास अगर 10 लोग थे जिनको बुखार था,
और 10 ही लोगों को मान ली कि उनको स्किन बुखार था, सभी को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार था और सभी को मैंने एक-एक टैबलेट दी है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उनका जो बुखार को कम करने का समय था, अलग-अलग होगा। किसी का 2 घंटे होगा, किसी का ढाई घंटे होगा, किसी का शायद 2 घंटे में 10 मिनट कम होगा, इत्यादि, इत्यादि। तो ये वेरिएबिलिटी क्यों आती है? आप अगर देखेंगे कि हर इंसान का जो हमारा बॉडी वेट है, ऐज है, बॉडी स्ट्रक्चर है, ये सब अलग-अलग है। तो इन चीज़ों के अलग-अलग होने के कारण हर इंसान का एक ही बुखार को एक ही दवा के द्वारा कम करने के समय में कुछ-कुछ एक वेरिएशन रहेगा, राइट? वो उनकी वैल्यूज़ अलग-अलग होंगी। और अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि ये जब वैल्यूज़ हमारे सामने आ गईं, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की कितने समय में हमारी दवा ने हमारा उन इंसानों का, उन पेशेंट का बुखार को कम किया है, वो जब हमारे सामने आ गई तो उसके आगे मुझे क्या करना है? अब मुझको बेसिकली क्या निकालना है कि हमारी उस पॉपुलेशन का जो एक हमारा मीन होगा, राइट? जो हमारा एक एवरेज वैल्यू दिखाएगा कि अगर किसी भी पेशेंट को वह दवा दी जाएगी तो ऑन एन एवरेज अंदाज़न कितने समय में उसका बॉडी टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो हमको अननोन है ना, तो बेसिकली हम अपनी उस पॉपुलेशन का, कौन-सी पॉपुलेशन? जहाँ इंसानों को बुखार है, उस पॉपुलेशन में अगर हम दवा देते हैं तो उसका दवा के द्वारा कम किया गया समय का हम पॉपुलेशन मीन निकालना चाहते हैं, लेकिन ये तो हमको अननोन है, ये तो हमको नहीं पता है। तो इसलिए हम अपने सैंपल की बेसिस पे जो हमने डेटा निकाला है, उसकी बेसिस पर हम एक ऐसा नंबर निकालना चाहते हैं जो हमारे उस अननोन ट्रू वैल्यू को अच्छे से अप्रॉक्सिमेट कर सके, या मैं कह सकता हूं कि ये उसका एक अच्छी गेस्ड वैल्यू होनी चाहिए, राइट? तो अब समस्या ये आती है कि ये हम जो भी यहाँ पर हम अपनी एक एवरेज वैल्यू को एस्टिमेट कर रहे हैं, जो हमको अननोन है, और उसको हम अपने छोटे से डेटा की बेसिस पर उसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं, ये हमारी कोई एक सिंगल वैल्यू ही तो होनी है, और इसी नंबर को हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। अब सवाल हमारा अगला ये आता है कि इन पॉइंट एस्टिमेट को कैसे निकाला जाए, और डेफिनेटली हम जब भी इन पॉइंट एस्टिमेट को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमको एक अच्छा पॉइंट एस्टिमेट मिले। अच्छा पॉइंट एस्टिमेट मिले का क्या अर्थ होता है कि ऐसा पॉइंट एस्टिमेट जो हमारी उस अननोन पॉपुलेशन की वैल्यू से जहाँ तक संभव है उसके क्लोज हो, राइट? कि अगर हम कहें कि अगर पूरी पॉपुलेशन में अगर हम हाइपोथेटिकली अगर हम एज्यूम करें कि हम सभी को दवा देते हैं और सभी का जो पॉपुलेशन मीन हमारा सपोज आ जाता है 6 घंटे, और अगर सैंपल की बेसिस पे हमारा आ रहा है 5.5 घंटे या 6.5 घंटे, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारे एक अननोन ट्रू मीन का एक अच्छा अप्रॉक्सीमेशन है। और यही अप्रॉक्सीमेशन अगर हमारा 2 घंटे, 3 घंटे या 10 घंटे, 12 घंटे आता, तो हम कहता है कि ये जो हमने अपनी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस लगाई है, इसके द्वारा जो भी मैंने इस पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने की कोशिश करी है, वो मुझको कोई एक बहुत अच्छी वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इसलिए हमारा एक ऑब्जेक्टिव अब ये है कि हमारे कौन-कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं, और उन प्रोसीजर्स के अंदर हमारे पास जो भी उनको अपने सैंपल डेटा पर निकाल करके जो भी हमारे पॉइंट एस्टिमेट्स की वैल्यू आती है, उसको हम किस प्रकार से जज करें कि ये पॉइंट एस्टिमेट्स जो भी हमारे हैं, जो हमारे उस अननोन पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं, उनके अंदर एक अच्छी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हों, राइट? ये सारी बातें हम अपने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस में करते हैं। तो प्राइमरी हमारा जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का जो हमारा प्राइमरी गोल हमारा ये होता है कि हमको अपने अननोन पैरामीटर का एक हमको अच्छा सा एस्टिमेट निकालना है, राइट? और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी हमारे कोई भी हमारा अगर पॉपुलेशन है, उसको हमने एज्यूम किया है कि वह हमारे किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके हमारे कुछ पैरामीटर्स भी होंगे, और यही पैरामीटर्स जो हमारे होते हैं, उनको हम मानते हैं कि वो हमारी उस पॉपुलेशन को सही तरीके से कैरेक्टराइज़ करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हम ये मानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन एक नॉर्मल है और इसका मीन हमारा म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, लेकिन ये म्यू और सिग्मा स्क्वायर दोनों पैरामीटर्स हमारे अननोन हैं। उनको हम अपने उस सैंपल डेटा की बेसिस पर हम उनको निकालने की कोशिश करते हैं, और उसके द्वारा अगर हमको म्यू और सिग्मा स्क्वायर की अगर वैल्यू पता चल जाती है, तो मुझे अपने उस पॉपुलेशन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक अपने आप से पता चल जाती हैं। जैसे कि पॉपुलेशन का मीन कितना है, पॉपुलेशन का वेरिएंस कितना है, और उसके अलावा बाकी भी हमारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम म्यू और सिग्मा स्क्वायर के द्वारा आराम से निकाल सकते हैं।
और अगर आप ये सोचिए कि अगर ये पैरामीटर अगर मुझे पहले से मालूम होते, देन तो मेरे को अपनी पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ मालूम होता और हमको अपने इन स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप अगर रियल लाइफ में देखेंगे, प्रैक्टिस में देखेंगे, तो ये पैरामीटर हमको हरदम अननोन होते हैं और इसीलिए स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस का एक हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ये होता है कि इन अननोन पैरामीटर्स को किस प्रकार से एस्टिमेट किया जाए, राइट? अब जब हम इनके एस्टिमेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के एस्टिमेट होते हैं। एक हमारा होता है पॉइंट एस्टिमेट और एक हमारा होता है इंटरवल एस्टिमेट। लेकिन दोनों के केसेस में हम क्या करते हैं कि हम उन एस्टिमेट की जो भी वैल्यू होती है उसको हम अपने सैंपल वैल्यूज़ का एक कोई ना कोई फंक्शन निकालते हैं, कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन निकालते हैं और उसके ऊपर हम उन सैंपल वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए उस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम कह दें कि सैंपल मीन भी तो हमारा x1 x2 xn का फंक्शन है। तो अगर मैंने अपना अगर सैंपल निकाला है, उस सैंपल्स का अगर हम अरिथमेटिक मीन निकाल दें तो वो क्या हो जाएगा, वो भी हमारा एक फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज़ है, राइट? अब ये जो सैंपल वैल्यूज़ का मैंने जो फंक्शन निकाला है, हमारे पास दो ऑप्शन है कि उसको हम किसी पॉइंट एस्टिमेट की तरह निकाल दें या उसकी वैल्यू हम एक इंटरवल में दे दें। अर्थात जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि घर से कॉलेज पहुंचने का समय हमारा अगर हम कहें कि ऑन एन एवरेज 15 मिनट है या हम 12 मिनट से 71 मिनट के बीच का है, राइट? तो जब यह वैल्यू अर्थात ये जो हमारे पैरामीटर्स की अननोन वैल्यू हैं, अपने सैंपल की बेसिस पे जब उनको हम एट अ पॉइंट निकालते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा एस्टिमेशन प्रोसीजर है वो हमारा पॉइंट एस्टिमेशन है। अर्थात अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने अननोन पैरामीटर की वैल्यू अपने गिवन सैंपल की बेसिस पर कि जो हमको सैंपल दिया हुआ है उसकी सैंपल की वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हम कोई एक ऐसा एस्टिमेशन प्रोसीजर लगाते हैं जिसके द्वारा हमको उस अननोन पैरामीटर की वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पर पता चलती है, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। और जब पैरामीटर्स की वैल्यू को हम किसी इंटरवल के फॉर्म में अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो वह जो हमारी एस्टिमेशन की टेक्निक होती है, एस्टिमेशन का प्रोसीजर होता है, उसको हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन, राइट? तो ये हमारे दो तरीके के होते हैं। अब एक बात ये आती है कि हमारे जो पॉइंट एस्टिमेट होते हैं, अर्थात अगर किसी अननोन पैरामीटर को हमने किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर उसकी अगर वैल्यू को निकाला अगर तो उसके अंदर हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए जिसकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो वैल्यू आई है ये हमारी अच्छी है कि ख़राब है, राइट? तो चलिए सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा x1 x2 xn है, इसको x के द्वारा यहाँ पे दिखा दिया है, ये हमारा एक रैंडम सैंपल है। अर्थात ये हमने जो भी हमारी पॉपुलेशन है जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है वहाँ से हमने जो भी रैंडम वेरिएबल कैपिटल X दिखाया हुआ है जिसके ऊपर हमको अपना स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस निकालने हैं, उस रैंडम वेरिएबल के ऊपर हमने ये n ऑब्जर्वेशन रैंडमली निकाल लिए हैं और इनको हम बोलते हैं रैंडम सैंपल, राइट? तो ये आपका रैंडम सैंपल क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये आपके रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने यहाँ पे निकाला है। तो अगर हम कैसे कहा कि अगर मुझको ये पता करना है कि कोई दवा इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, तो ये तो हमारी प्रोसेस है, लेकिन इसको पता करने के लिए हमने एक रैंडम वेरिएबल डिफ़ाइन किया कि दवा को देने के बाद में कितने समय में हमारा बुखार कम हो जाता है। तो ये जो समय होगा इसको हमने कैपिटल X के द्वारा दिखा दिया, ये हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया। और जब हमने सपोज़ 25 पेशेंट्स को हमने वो दवा दी और उनका मैंने बुखार कम होने का समय नोट किया, तो ये हमारे उस X के ऊपर 25 ऑब्जर्वेशंस आ गए जिनको मैंने x1, x2, x25 के द्वारा हम उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को दिखा सकते हैं। तो इस तरह के सैंपल को x1, x2, xn को हम ये कह सकते हैं कि ये हमने रैंडम वेरिएबल x के ऊपर हमने यहाँ पे n ऑब्जर्वेशंस इकट्ठा किए हैं, राइट? अब हम ये मानते हैं कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसको हमने अपने किसी एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के द्वारा दिखाया हुआ है। तो उस पॉपुलेशन का सपोज़ हमारा जो पैरामीटर है वो हमारा सपोज़ थीटा है। आपको मैं इसी बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स में हमारा एक बेसिक एजम्पशन ये होता है कि जो हमारे रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनको तो हम अल्फ़ाबेट के द्वारा जनरली दिखाते हैं और जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उनको हम ग्रीक अल्फ़ाबेट के द्वारा दिखाते हैं। और ये जो हमारा पैरामीटर होता है ये हमारा स्केलर भी हो सकता है, ये हमारा वेक्टर भी हो सकता है और अलग अलग चीज़ें उसमें से हमारी हो सकती हैं, राइट? और
हम क्या करते हैं कि इस पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए हम अपना एक इन वैल्यूज़ का फंक्शन निकालते हैं। और आपने देखा था कि जो भी हमारा इन रैंडम वेरिएबल्स का जो फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने इसकी बात भी करी थी, और इस स्टैटिस्टिक्स को हम सपोज टी एक्स से डिनोट करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हम ये एज्यूम करते हैं और या हम ये मान के चलते हैं कि सपोज कि हमारी एक स्टैटिस्टिक्स टी एक्स है जो हमारे इस पैरामीटर थीटा को एस्टिमेट करेगी, राइट। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स को हम कहते हैं कि टी एक्स इज एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा, अर्थात थीटा का एस्टिमेटर हमारा टी एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा हमारा अननोन वैल्यू है, पॉपुलेशन की वैल्यू है, और हमने अपनी जो भी सैंपल की वैल्यू निकाली है उसकी बेसिस पर हम इसको टी एक्स को यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि टी एक्स हमारा थीटा का एस्टिमेटर है। और ये बात को दिखाने के लिए, इस बात को लिखने के लिए हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि हम थीटा की वैल्यू लिखेंगे, थीटा लिखेंगे और थीटा के ऊपर हम एक हैट लगा देंगे, राइट, इसको दिखाने के लिए। और इसके बाद में जो भी हमारी टी एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे। इसका मतलब ये है, जब हम लिखते हैं कि थीटा हैट का मतलब ये होता है ये हमारा थीटा का एस्टिमेटर है, राइट। तो किसी भी एस्टिमेटर को दिखाने के लिए हम उस पैरामीटर के ऊपर एक हैट या इसी तरह का कोई और भी हम सिंबल लगा सकते हैं, और ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ये हमारी उन फंक्शन का कुछ एक हमारी वैल्यू होगी, राइट। तो ये हमारी परिभाषा होती है एस्टिमेटर की। तो कभी भी हम कहते हैं कि लेट सपोज करिए कि थीटा हैट हमारा थीटा का एस्टिमेटर है, इसका मतलब ये है कि थीटा हैट हमारा जो हमारी सैंपल वैल्यूज़ है उनका एक फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी थीटा की वैल्यू को निकालते हैं, राइट। तो जब भी हम इस अपने स्टैटिस्टिक्स के टी की वैल्यू को अपने सैंपल की बेसिस पर निकालते हैं, देन हम उसको डिनोट करते हैं ऐसे टी एक्स, मतलब कि टी ये आपका सैंपल वैल्यूज़ है, एक्स ये जो लिखा हुआ है अंदर ब्रैकेट में, राइट। और इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा थीटा का एस्टीमेट है, राइट। तो आपने क्या किया, एक तो आपका हो गया टी एक्स से, ये आपकी स्टैटिस्टिक्स से, ये आपका एस्टिमेटर हो गया, और इसकी बेसिस इसको जब आपने अपने सैंपल वैल्यूज़ पर x1, x2, xn पर जब इसकी वैल्यू निकाली तो ये थीटा का एस्टिमेट हो गया, राइट। अब आप देखोगे कि ये जो टी एक्स है ये तो फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है, तो ये हमारा एक रैंडम होगा, लेकिन जो टी एक्स है जो हमने सैंपल की बेसिस पर निकाला है ये हमारे टी कैपिटल एक्स की एक वैल्यू है, राइट। और इसकी जो वैल्यू है ये हमारे उस सैंपल पर डिपेंड करती है कि जो भी हमारे सैंपल में वैल्यूज़ आई हैं उसकी बेसिस पर हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। कैसे, उदाहरण के लिए अगर हम कहें सैंपल मीन, तो सैंपल मीन क्या है, ये हमारी एक पॉपुलेशन मीन की का एस्टिमेटर है। और अगर हम कोई भी सैंपल अगर ड्रॉ करते हैं उसकी बेसिस पर हमने जो भी सैंपल निकाला है उसकी जो वैल्यूज़ आएगी सैंपल मीन की, वो हमारी उस एस्टिमेटर की वैल्यू होगी। जैसे अगर हम कहें कि जैसे ये हमने लिखा है यही बात, टी एक्स इक्वल टू 1/n समेशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to n एक्स आई, ये एक हमारा एस्टिमेटर है और ये स्टैटिस्टिक्स है क्योंकि ये वेरिएबल्स का फंक्शन है। लेकिन इसी की वैल्यू को जब हम अपने एक दिए हुए सैंपल x1, x2, xn पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारी कैपिटल टी एक्स की एक एस्टिमेटेड वैल्यू होगी जो हमको इस सैंपल के द्वारा हमने रियलाइज़ करी है, राइट। अब जैसा कि हमने बताया कि जिस प्रकार से हम कोई भी अगर सैंपल निकालेंगे तो हर एक सैंपल आपस में उनमें कुछ अंतर होगा। तो जब हमारा सैंपल अलग-अलग होगा तो उसके द्वारा हमको जो भी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू मिलेगी, एस्टिमेटेड की वैल्यू मिलेगी, वो भी हमारी अलग-अलग होगी, राइट। और इसीलिए इनके हर एक जो भी हमारी टी एक्स की वैल्यूज़ आएँगी उनके अंदर भी आपस में कुछ एक भिन्नता होगी। और यहीं से हमारा इसके बीच में एक हमारा रैंडम वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो हमारा पैरामीटर होता है, पॉपुलेशन पैरामीटर होता है, ये हमारा फिक्स भी हो सकता है और ये हमारा रैंडम भी हो सकता है, लेकिन इस कोर्स के अंदर हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारा जो भी पॉपुलेशन पैरामीटर है वो हमारा एक फिक्स वैल्यू है, राइट। अब समस्या ये आती है कि अगर हमको किसी अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना है तो उसके लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि पॉपुलेशन मीन को अगर आपको निकालना है तो आप अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हैं इत्यादि। तो एक ही पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा एस्टिमेटर भी हो सकते हैं, लेकिन हमको उसमें से वह एस्टिमेटर चूज़ करना है जो अच्छा हो। अब
अगला सवाल आता है कि हमारी कौन-कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन-कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एस्टिमेटर हमारा अच्छा है कि खराब है। तो एक अच्छे एस्टिमेटर को जज करने के लिए हमारे स्टैटिस्टिक्स में कुछ एक स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिफ़ाइन किया गया है और उनकी बेसिस पर हम ये जज करते हैं कि कोई हमारा जो एस्टिमेटर है वो अच्छा है कि नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर, एफिशिएंट एस्टिमेटर, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, सफिशिएंट एस्टिमेटर और कंप्लीट एस्टिमेटर। लेकिन आपको ये बता दें कि इनकी कोई ऑर्डरिंग नहीं होती, हर एक प्रॉपर्टी अपने में अलग-अलग होती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि जब हम इसको क्लास में पढ़ाते हैं या हम आपको यहाँ भी पढ़ाएँगे तो हम तो यहाँ पे एक बार में एक ही प्रॉपर्टी को ले सकते हैं ना। तो लोगों को ये लगता है कि ये शायद हमारा इनका ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस भी है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक प्रॉपर्टी हमारे उस एस्टिमेटर के एक अलग-अलग कैरेक्टर को के बारे में हमको बताती है और अगर कोई एक के प्रॉपर्टी हमारे किसी एस्टिमेटर में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम ज़रा-सा इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक क्विकली ज़रा-सा इनको समझ लें कि ये प्रॉपर्टीज़ काहे के बारे में है। तो सबसे पहले हम अपने अनबायस्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं, हमारा ये मानना होता है कि जो भी हमारा एस्टिमेटर है, वो हमारा एक अननोन पॉपुलेशन वैल्यू को अप्रॉक्सिमेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो भी हमारा अप्रॉक्सिमेशन है, ये हमारे उस जो भी ट्रू वैल्यू है, जो हमको अननोन है, उसके कम से कम आस-पास होना चाहिए, राइट? उसके करीब होना चाहिए। और इस प्रॉपर्टी को हम अपनी अनबायस्डनेस की जो प्रॉपर्टी है उसके द्वारा जज करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारा कोई पॉइंट एस्टिमेटर है थीटा हैट, जो हमारे इस अननोन पैरामीटर थीटा को एस्टिमेट कर रहा है, तो थीटा हैट हमारा थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर कब होगा? जब हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट इक्वल टू थीटा होगा, राइट? अर्थात कि अगर हम जो भी हमारा एस्टिमेटर है थीटा हैट, उसका अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे, अर्थात हम उसका अगर मीन निकालेंगे और वह वैल्यू अगर हमारे पैरामीटर थीटा के बराबर आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा एस्टिमेटर अनबायस्ड है। और अगर ये अनबायस्ड नहीं होता है, तो अर्थात कि जो भी हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा है और जो थीटा की वैल्यू है उसके बीच में कुछ अंतर होगा और ये जो अंतर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा, इसको हम कहते हैं बायस, उस एस्टिमेटर की बायस, और इसको हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं बायस ऑफ थीटा हैट, राइट? तो इसका मतलब देखिए यही कि अगर हम यहाँ पे अगर हम इस ग्राफिक को देखने की कोशिश करें, तो ये हमारी कोई एक अननोन वैल्यू है थीटा और उसको हम अपने इस एस्टिमेटर के द्वारा हम उसको एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अगर वैल्यू हमारी यहाँ पे आती है तो ये हमारे इसके काफ़ी क्लोज़ है। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ये वैल्यूज़ हमारी ट्रू पैरामीटर से दूर होती जाएँगी। तो डेफ़िनेटली एक हम एस्टिमेटर ऐसा चाहेंगे जो हमारा अनबायस्ड हो, और अगर 2 बायस एस्टिमेटर हों तो जिस एस्टिमेटर की बायस हमारी कम होगी उसको हम प्रेफ़र करेंगे, राइट? तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारी थीटा हैट की जो वैल्यूज़ आएँगी वो हमारी जो भी डिफरेंट सैंपल की बेसिस पर वो हमारे थीटा के दोनों ओर ऑलमोस्ट बराबर तरीके से स्प्रेड होगा। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो अनबायस्ड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी है, ये हमारी एक फाइनाइट सैंपल प्रॉपर्टी होती है। अर्थात इसको हम जब हमारा सैंपल साइज़ फाइनाइट होता है, देन हम उसको यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है एफिशिएंसी की, राइट? आपने वेरिएंस की डेफिनेशन पढ़ रखी है। उसी वेरिएंस को की जो डेफिनेशन को हम अपने एक्सपेक्टेशन के फॉर्मेट में इस प्रकार से लिखते हैं कि अगर हमारा कोई एस्टिमेटर है थीटा हैट, जो हमारे इस पैरामीटर थीटा को एस्टिमेट कर रहा है, तो थीटा हैट का जो हमारा वेरिएंस होता है उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट होल स्क्वायर, राइट? और अगर हम ये मानते हैं कि ये जो हमारा थीटा है इसकी जो पैरामीट्रिक स्पेस हमारी कैपिटल थीटा है, अर्थात थीटा बिलोंग्स टू कैपिटल थीटा, राइट? तो अगर हमको ये चूज़ करना है कि कौन सा एस्टिमेटर हमको इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमने माना कि सपोज़ हमारा एक पैरामीटर है थीटा और उसके हमारे 2 पैरामीटर्स हैं, थीटा 1 हैट और थीटा 2 हैट, और ये हमने माना कि ये दोनों हमारे अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं। अनबायस्ड एस्टिमेटर का मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा 1 हैट थीटा के बराबर है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा 2 हैट है, ये भी हमारी थीटा के बराबर है, राइट? और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हम दोनों एस्टिमेटर का हम वेरिएंस निकालेंगे, वेरिएंस ऑफ थीटा 1 हैट और वेरिएंस ऑफ थीटा 2 हैट, राइट?
तो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा एस्टिमेटर है थीटा वन हैट, ये हमारे थीटा टू हैट एस्टिमेटर से ज़्यादा एफिशिएंट होगा अपने इस वेरिएंस के क्राइटेरिया में। कब? जब हमारा थीटा वन हैट का जो वेरिएंस होगा वो थीटा टू हैट के वेरिएंस से कम होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू कैपिटल थीटा। और अगर हम कहते हैं कि ये जो हमारी कंडीशन है कि लेस देन और इक्वल टू वाली, अर्थात हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वेरिएंस ऑफ थीटा वन हैट इज लेस देन और इक्वल टू वेरिएंस ऑफ थीटा टू हैट फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू थीटा, और साथ में अगर वेरिएंस ऑफ थीटा वन hat is strictly less than variance of theta 2 hat for at least one theta belonging to capital theta। तो इसलिए हम अगर करते अगर हैं कि किसी भी एस्टिमेटर को अगर मुझे देखना है कि कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होगा, तो हम सभी का वेरिएंस निकाल लेंगे और जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस कम आएगा उसको हम कह देंगे कि ये हमारा ज़्यादा एफिशिएंट है। उसी प्रकार से हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कंसिस्टेंसी की। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जैसे जैसे हम अपना सैम्पल साइज़ बढ़ाते जा रहे हैं, तो अगर हमारा एस्टिमेटर एक अच्छा एस्टिमेटर है तो उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारी ट्रू पैरामीटर की वैल्यू की ओर कन्वर्स करती जाएंगी और इसके वो ज़्यादा पास होती जाएंगी, राइट। ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है एस्टिमेटर की, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी। और जैसे जैसे हमारा सैम्पल साइज़ बढ़ता जाएगा, अगर हमारा एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है तो वो हमारे ट्रू अननोन पैरामीटर वैल्यू की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये हमारी बेसिकली हमारी लार्ज सैम्पल प्रॉपर्टी होती है। और इस प्रॉपर्टी में के द्वारा हमको ये बताया जाता है कि जैसे जैसे हमारा सैम्पल साइज़ एन बढ़ता जा रहा है, यह प्रोबेबिलिटी थीटा हैट एन हमारा थीटा की ओर अप्रोच कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 की ओर अप्रोच करती है। तो थीटा हैट एन का क्या मतलब है कि हमने इसको थीटा हैट की वैल्यू सैम्पल साइज़ एन के ऊपर ली है। जैसे जैसे हम अपने सैम्पल साइज़ की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, थीटा हैट एन की वैल्यू भी बदलती जाएगी और ये हमारी थीटा की वैल्यू की ओर कन्वर्ट करती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो थीटा हैट एन की वैल्यू है, ये हमारे पैरामीटर थीटा की वैल्यू की ओर से क्लोज होती जा रही है जैसे जैसे हमारा सैम्पल साइज़ बढ़ता जा रहा है। इस तरह की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी, राइट। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हमने एक सैंपल निकाला है नॉर्मल पॉपुलेशन से, तो हमने ये सैंपल x1 x2 xn निकाला है यहाँ से नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से। तो और अगर हम सपोज़ म्यू को हम अपने अगर सैंपल मीन से एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो सैंपल मीन हमारा क्या क्या यहाँ पे होगा x बार, और अगर हम यहाँ पे n लिख दें, अर्थात कि n सैंपल की बेसिस पर ये हमारा कितना होगा, i गोज़ फ्रॉम 1 to n समेशन xi, राइट। तो अगर हम इसके द्वारा निकालते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार n अगर हम निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi हमारी यहाँ पे कितनी है, म्यू, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n म्यू, तो ये वैल्यू हमारी म्यू के बराबर आ जाएगी। और उसी तरीके से अगर हम अपना इस x बार n का अगर हम वेरिएंस निकालेंगे अगर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/n n स्क्वायर समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n वेरिएंस ऑफ xi, और प्लस हमारे यहाँ पे कोवेरिएंस टर्म्स होंगे जो हमारे ज़ीरो हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि हमारा ये रैंडम सैंपल है। तो अब इसको अगर हम यहाँ पे देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/n स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। और ये चूँकि हमारा एक लीनियर फंक्शन है तो x बार का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि x1 x2 xn हमारे नॉर्मल हैं, तो x बार का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा नॉर्मल होगा। और उसकी बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारा x नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर को है तो x बार n हमारा नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन n को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आपका x बार n का वेरिएंस कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। तो जैसे जैसे हम देखेंगे कि हमारा n की साइज़ बढ़ती जा रही है, अर्थात n की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी की ओर जा रही है, उस तरीके से हमारा ये जो हमारा वेरिएंस हमारा ज़ीरो की ओर जाएगा। अर्थात जैसे जैसे सैंपल साइज़ की बढ़ती जा रही है, सैंपल साइज़ की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमारे वेरिएंस की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा x बार n है, ये हमारा एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, ये इसकी हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, राइट। ओके, उसी तरीके से हमारे पास जो सफिशेंसी और कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सफिशेंसी की प्रॉपर्टीज़ के पीछे हमारा आइडिया होता है कि हम अपने डायमेंशन को कम करना चाहते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं यहाँ पे बता पाएंगे, क्योंकि हम आपको बहुत ही साधारण शब्दों में बता रहे हैं कि अगर कोई एस्टिमेटर हमारा सफिशिएंट होता है तो उससे हमको क्या एडवांटेज होता है कि
जो इन्फॉर्मेशन हमारे उस पूरे रैंडम सैंपल मर में जो छुपी होती है वह हमको उस स्टैटिस्टिक्स के द्वारा भी मिल जाती है। अर्थात अगर हम कहें कि हमने एक सैंपल लिया है सपोज x1 x2 xn और उसकी बेसिस पे हमने एक स्टैटिस्टिक्स ली है tx, सपोज हमने कह दिया कि इसकी सैंपल मीन हमने लिया है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारी इस पूरे सैंपल स्पेस के अंदर कंटेन्ड है पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में, वही इन्फॉर्मेशन हमको सिर्फ खाली एक वैल्यू x बार n को देख करके मिल जाएगी। तो ऐसे एस्टिमेटर को हम कहते हैं कि ये हमारा एस्टिमेटर सफिशिएंट है। अर्थात पूरे सैंपल को स्टडी करने की जगह अगर हम खाली इसी एस्टिमेटर को स्टडी कर लेंगे तो मुझको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसी प्रकार से जो हमारा कंप्लीटनेस का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसके पीछे यह है कि हमको एक यूनिक एस्टिमेटर मिल जाता है, राइट। तो ये तो देखिए मैंने आपको जो भी पॉइंट एस्टिमेशन और उससे संबंधित जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में बताया। अब हम आपको थोड़ा सा इंटरवल एस्टिमेशन के बारे में भी बता दें, राइट। तो इस इंटरवल एस्टिमेशन और पैरामीटर्स में हम क्या करते हैं कि हम अपने पैरामीटर की वैल्यू को एक इंटरवल के फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। और उसको समझने के लिए हम उसी एग्जाम्पल को आपको फिर से एक बार रिपीट करते हैं जो हमने आपको पहले बताया था कि अगर हम एक ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट है उसको अपने घर से कॉलेज आने में कितना समय लगता है, उसके लिए सपोज़ हमारा स्टूडेंट अपने घर से कॉलेज तक की 30 बार ट्रिप लगाता है और उनका जो समय नोट कर लेता है और वो उन समय का वो अर्थमेटिक मीन निकाल लेता है और उसके पीछे उसका एजम्पशन ये है कि ठीक है हम अपने उस पॉपुलेशन के टाइम को एस्टिमेट करने के लिए हम सैंपल मीन को यूज़ कर रहे हैं और सपोज़ कि हमारा सैंपल मीन हमारा आ जाता है 30 मिनट्स। तो जो हमारा पॉइंट एस्टिमेटर क्या कहता है कि घर से कॉलेज तक आने में ऑन एन एवरेज आपको 30 मिनट्स का समय लगेगा और ये हमारा एक पॉइंट एस्टिमेट होगा। लेकिन इसमें से ये कहना कि उस स्टूडेंट को एग्जैक्टली 30 मिनट लगेगा ये शायद कहना ठीक नहीं होगा, राइट। क्योंकि कभी उसको 28 मिनट भी लग सकते हैं, कभी उसको 29 मिनट भी लग सकते हैं, कभी उसको 31 मिनट भी लग सकते हैं, राइट। तो इसलिए और हर बार जो भी उसकी वैल्यूज़ आएंगी उसमें से कुछ ना कुछ उनका अंतर होगा, ओके। तो इसलिए इस फीचर को अपने इस वैल्यू में इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम इसी वैल्यू को एक इंटरवल के फॉर्म में भी एस्टिमेट कर सकते हैं। और अगर हम उसको इस प्रकार से एस्टिमेट करें और हम कहें कि जैसे कि घर से कॉलेज आने में उसको 25 से 35 मिनट का समय लग रहा है, तो शायद ऐसा स्टेटमेंट करने से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसमें ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर मीन और वेरिएशन दोनों को हमने एक साथ कंसीडर कर लिया है। 25 से 35 मिनट के बीच में आपका वेरिएशन भी तो हो रहा है। तो ये जो हमारा इंटरवल है 25 मिनट से 35 मिनट का, ये हमको एक रेंज बता रहा है जिसके अंदर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू लाई कर सकती है। और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है इसी को हम बोलते हैं इंटरवल एस्टिमेशन, कि हम अपने पैरामीटर की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम दो वैल्यूज़ के द्वारा दिखाई देते हैं और दोनों वैल्यूज़ हमारे एक इंटरवल को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, राइट। तो जो हमारा इंटरवल एस्टिमेट क्या हुआ, कैसा हमने पॉइंट एस्टिमेट की बात करी थी, उसी प्रकार से इंटरवल एस्टिमेट हमारा क्या होगा। और जो भी हमारा इंटरवल एस्टिमेट इस पॉपुलेशन पैरामीटर का होता है उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट। अब जो भी हमारी अगर हम कहें कि कोई पैरामीटर हमारा है, सपोज अगर म्यू हमने एक ले लिया, तो इस म्यू का अगर हम अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं तो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो लंबाई है वो हमको अनसर्टेनिटी के बारे में बताती है। जैसा कि अगर हम कहें कि हमने ये वाला अपना जो उदाहरण लिया है जहाँ पर हमने कहा कि उस स्टूडेंट को 25 मिनट से 35 मिनट का टाइम लग रहा है, तो अगर हम कहते हैं एक हमारा इंटरवल है 25 से 35 मिनट और एक हमारा इंटरवल है 10 मिनट से 50 मिनट, तो पहले वाले इंटरवल की लंबाई कितनी हो जाएगी 35 - 25 10, और दूसरे वाले इंटरवल की लंबाई कितनी हो जाएगी 50 - 10 40। तो देखिए अगर हम कोई आपसे कहता है कि इस जगह से उस जगह जाने में आपको 10 से 50 मिनट के बीच का समय लगेगा, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। और कोई अगर कहता है कि 25 से 35 मिनट का समय लगेगा तो आपको लगता है यहाँ पे वेरिएशन ठीक है। और कोई अगर ये कहता है कि आपको सिर्फ खाली 28 मिनट से 32 मिनट का समय लगेगा, तो यहाँ तो इसकी लंबाई कितनी होगी इंटरवल की 4 मिनट। तो जिस प्रकार से हमारी इस कॉन्फिडेंस इंटरवल की लंबाई अगर कम होती जाती है तो हमारा जो भी एक अनसर्टेनिटी लेवल कम होता जाता है।
राइट। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल में जो उसकी लंबाई है वो उसमें हमारे एस्टिमेट से जुड़ी हुई जो अनसर्टेनिटी लेवल है उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन देता है। और अगर हमारा इंटरवल अगर ज़्यादा वाइड हो जाएगा तो उसके अंदर हमारी अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है, अर्थात जो हमारे पैरामीटर म्यू की वैल्यू है उसकी लोकेशन के बारे में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप इसमें से ये भी देखेंगे कि जो भी हमारे इंटरवल का जो प्रिसीजन है वो भी हमारे इस इंटरवल की लेंथ के द्वारा इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। हम ये कहते हैं कि अगर हमारा इंटरवल छोटा है तो अर्थात कि हमारा जो एस्टिमेट ज़्यादा प्रिसाइज है, राइट। और तो इसलिए जो भी हमारे इंटरवल लेंथ जब हमारी छोटी होती है तो ये इंडिकेट करती है कि हमारा एस्टिमेशन ज़्यादा प्रिसाइज है, राइट। और जब भी हम कभी इस इंटरवल एस्टिमेशन की बात करते हैं तो हम लोग 100% तो गारंटी नहीं कर सकते हैं कि कोई अननोन वैल्यू इस लेवल इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में लाई करेगी, लेकिन हम उसको किसी प्रकार से क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और हम इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने की कोशिश करते हैं जहां पर हमारे पास कोई पैरामीटर की अननोन वैल्यू उस इंटरवल के अंदर लाई करे, इसका हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और इस सेंस में जो भी हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो किसी पैरामीटर म्यू के बारे में, वो हमको कुछ आइडिया देता है कि उस अननोन पैरामीटर की वैल्यू किस रेंज में लाई कर रही है, राइट। अब अगर हम अपने इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को बात अगर करते हैं तो कोई पैरामीटर सपोज हमारा थीटा है और हम उसका एक हम कॉन्फिडेंस इंटरवल तैयार करना चाहते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल तैयार करने के लिए आपने देखा कि हमको यहाँ पे दो वैल्यूज़ की जरूरत पड़ती है, जो एक उसका लोअर लिमिट ऑफ द इंटरवल और एक अपर लिमिट ऑफ द इंटरवल। जैसे मैंने कहा कि 15 से 25 मिनट, तो एक वैल्यू हमारी ये लोअर वैल्यू हो गई इंटरवल की और 25 हमारी अपर वैल्यू इंटरवल की हो गई। तो ये जो हमारी लोअर और अपर बाउंड्स हैं इनको हम इंडिकेट करते हैं थीटा हैट एल और थीटा हैट यू से, राइट। और हम ये करते हैं कि बिकॉज़ जब भी हम किसी अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमको ये नहीं पता है कि ये पैरामीटर इसके अंदर 100% गारंटी है कि लाई करेगा। लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि अगर हम कोई अननोन वैल्यू है तो वो हमारी इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी। तो इस एस्पेक्ट को हम एक प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट के द्वारा बता देते हैं कि यह प्रोबेबिलिटी कि थीटा की वैल्यू हमारे थीटा हैट एल और थीटा हैट यू के बीच में लाई करेगी, इसकी जो घटना की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 1 माइनस अल्फ़ा से बराबर या बड़ी होगी, राइट। तो ये जो हमारा एक 1 माइनस अल्फ़ा है ये हमारा प्री स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी का लेवल है, ये हमको पहले से प्री स्पेसिफाइड है। और आप देखेंगे कि जब भी कभी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं हम कहते हैं कि ये हमारा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है या ये हमारा 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारा x क्या है, ये हमारा x, x1, x2, xn की वैल्यूज़ हैं। 1 माइनस अल्फ़ा क्या है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है, इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। और ये जो हमारा थीटा हैट एल है इसको हम कहते हैं लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड या लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। और जो हमारा थीटा हैट यू है इसको हम कहते हैं अपर कॉन्फिडेंस बाउंड या अपर कॉन्फिडेंस लिमिट, राइट। अब इसी में हम अगर देखें कि अगर हमको इस तरीके का अगर हमको कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर तैयार करना अगर है तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक जो इस मेथड का जो एक जनरल तरीका है कि हम किस प्रकार से कॉन्फिडेंस इंटरवल को तैयार करते हैं उसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि सपोज़ कि हमारा जो x1, x2, xn है ये हमारा n ऑब्जर्वेशन का एक रैंडम सैंपल है और इसकी बेसिस पर हमको एक स्टैटिस्टिक्स ऐसी निकालनी पड़ती है जिसको हम यहाँ पे जी के द्वारा डिनोट कर रहे हैं कि जी x1, x2, xn थीटा, इसको हमको इस प्रकार से निकालना है कि ये जो जी स्टैटिस्टिक्स है ये हमारे सैंपल वैल्यूज़ और थीटा पर डिपेंड करती है, लेकिन इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा थीटा पर या किसी और अननोन पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हमको एक ऐसी स्टैटिस्टिक्स की हरदम तलाश होती है जो हमारा रैंडम सैंपल और पैरामीटर की वैल्यूज़ का तो फंक्शन हो, लेकिन जो उस स्टैटिस्टिक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे उस पैरामीटर या किसी और अननोन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड
नहीं करना चाहिए। और ऐसी स्टैटिस्टिक्स को हम कहते हैं विटल क्वांटिटी। तो जब मुझको इस तरह की स्टैटिस्टिक्स मिल जाती है, उसकी बेसिस पर हम अपना जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल है हम उसको तैयार कर लेते हैं। लेकिन इसको कैसे तैयार करेंगे, इसके बारे में हम आगे आने वाले समय में बात करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस लेक्चर में रुकते हैं। या मुझे मालूम है कि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अगर मैंने इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट को अगर मैंने अलग अलग करने की कोशिश करी तो शायद आपको समझने में दिक्कत होगी और शायद मुझे भी उसकी कंटिन्यूटी बनाने में समस्या आएगी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जो समय लगा इसलिए क्योंकि मैं उसको आपको क्लियरली समझाना चाहता था। आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ये आप उसको 15 मिनट में पूरा समझ सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा लेक्चर है इसमें मैंने आपको छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको मैंने एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। और ये जो हमारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसकी बेसिस पर हम अपने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के जो प्रोसीजर्स हैं, टूल्स हैं, उनका डेवलपमेंट करने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में जो हम अपने फैसले करते हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ आकाश में देख करके फैसले करते हैं, वो हमारे जो प्योरली मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उनकी बेसिस पे करते हैं। अब मैथमेटिकल टूल्स कहाँ से आएंगे? मैथमेटिकल टूल्स को डेवलप किया जाता है और जब हम उनको डेवलप करते हैं तो इसी तरह के हमारे बेसिक एजम्पशंस उसके अंदर काम आते हैं। तो जिस टूल को हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पीछे के हमारे क्या उसकी कहानी होती है, क्या उसके बेसिक फंडामेंटल हैं, ये हमारे लिए समझना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और यही शायद मेरा उद्देश्य था इस लेक्चर में आपको समझाने का, क्योंकि ये जब एक बार मेरा लेक्चर हो जाएगा इसके बाद हम तैयार हैं कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम अपने जो भी हमारे टूल्स होते हैं हम उनकी बात करना शुरू करेंगे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, इस लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं मैंने आपको ब्रीफली समझाए हैं क्योंकि मेरे पास समय लिमिटेड है। लेकिन आप उनको अपनी कोई भी स्टैटिस्टिक्स की बुक आप उठा लीजिए, कोई एलिमेंट्री बुक उठा लीजिए और एक बार इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिए। इसके द्वारा आपको जो भी और इन डेप्थ नॉलेज है वो आपको मिलेगी और जब भी आप कभी नए टूल का डेवलपमेंट करना चाहेंगे देन ये फंडामेंटल आपकी सहायता करेंगे। दूसरा, जब आप कभी उन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो जैसे ही आप किसी टूल की बात करेंगे आपके दिमाग में उससे संबंधित हमारे क्या क्या बेसिक एजम्पशंस हैं वो आ जाएंगे और टूल को इस्तेमाल करने के पहले आप ये देख लेंगे कि क्या हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसी प्रकार की बात है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मुझसे पूछता है कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो कितने दिनों से आ रहा है, कल से आया है, 5 दिन पहले से आ रहा है, 8 दिन पहले से आ रहा है, और उसकी बेसिस पर वो डिसाइड करता है कि किस तरह की समस्या हो सकती है। और फिर वो अपने जो भी मेडिकल साइंस में वो पढ़ के आए होते हैं उसकी बेसिस पर फैसला करते हैं कि अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा का आ रहा है तो ये हो सकता है, 5 दिन से ज़्यादा का आ रहा है तो ये हो सकता है, और उसकी बेसिस पर वो आपको सही दवा देते हैं और जब सही दवा देते हैं तो आपका बुखार बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी अगर हम अपने इन एजम्पशंस को वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमारा डेटा आ रहा है क्या उसके अंदर ये हमारे एजम्पशन वेरीफाई हो रहे हैं, और अगर वेरीफाई होते हैं तो हम सही टूल लगाते हैं और मुझको सही कंक्लूजन मिलता है। तो इसी उद्देश्य के साथ में कि आप इन कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे, हम आपको अगले लेक्चर पे मिलने फिर से आएंगे जहाँ पे हम अपने स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के बाकी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।